हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ईगल क्लासेस पे। आज हम एसएससीएमटीएस का जीके जीएस का 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए बाबू, ठीक है, जो कि 30 सितंबर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। 30 सितंबर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। और याद रखिएगा, अब मात्र में 3 दिन बचा हुआ बाबू, एग्जाम में मात्र 3 दिन बचा हुआ, इसलिए प्रैक्टिस से जितना लगेगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। प्रैक्टिस से डेली डेली लगाए, चैनल पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट होता है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक कर लीजिए और सेशन को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और सभी को गुड इवनिंग बाबू, सभी को गुड इवनिंग। रात का 8 बज चुका है, सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए, सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं बाबू, ठीक है। पहले क्वेश्चन को चलते हैं। पहले क्वेश्चन क्या करा, पहला क्वेश्चन कह रहा बाबू, मोहनजोदड़ो का कि विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो दीर्घवृत्ताकार था कि वर्गाकार था कि वृत्ताकार कि आयताकार, सभी लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू। याद रखिएगा, अभी एग्जाम में मात्र 3 दिन बचा हुआ बाबू, बेहतरीन तैयारी कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस से जितना लगाइएगा उतना ही सही रहेगा, ठीक है। अब जितना प्रैक्टिस से लगाइएगा उतना ही सही रहेगा, सिलेबस खत्म करने के चक्कर में नहीं रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस से लगाइए, ठीक है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिए आयताकार होगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी, तो हमेशा रखना आयताकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले जान लीजिएगा मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा बाबू आर डी बनर्जी को, ठीक है। आर डी बनर्जी जी को मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता माना जाता है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। इसका खोज कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी हुई, ठीक है। 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, इसका खोज हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, याद रखना मृतकों का टीला होता है, ठीक है। मृतकों का तिलक होता है, मोहनजोदड़ो का क्या होता है, याद रखिएगा मृतकों का टीला होता है, ठीक है। और स्नानागार की एग्जाम में पूछा जाएगा, स्नानागार की लंबाई कितना था, जो आयताकार स्नानागार था उसका लंबाई कितना था, याद रखिएगा लंबाई पूछा जाए तो याद रखिए बाबू 11.88 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 11.88 मीटर हो जाएगा लंबाई। और चौड़ाई पूछा जाए ना, कि चौड़ाई पूछा जाए तो कितना होगा बताइएगा। चौड़ाई पूछा जाए तो बाबू याद रखना 7.01 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 7.01 मीटर हो जाएगा। और पूछा जाए ऊंचाई यानी हाइट पूछा जाए तो कितना होगा, याद रखिए 2.43 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 2.43 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखना बाप, ठीक है, ये सब याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है ये सब बाप, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, सभी लोग 2 नंबर का जवाब दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करा जो, ठीक है, सभी लोग 2 नंबर का जवाब दीजिएगा। 2 नंबर का जवाब, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बाथ ने विशाल स्नानागार पाया गया था, अभी बताएं आप लोग को, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी को बताना, ठीक है। सेशन को थोड़ा लाइक कर दीजिए, जो भी शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो बाबू, ठीक है। मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार का पाया गया था बाबू, ठीक है। विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था, याद रखिए मोहनजोदड़ो में, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है, जानते हो मृतकों का ही टीला होता है, ठीक है। मृतकों का टीला किसका अर्थ होता है, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का ही अर्थ होता है। इसका खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था, आर डी बनर्जी ने, ठीक है। आर डी बनर्जी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, सभी लोग 3 नंबर का जवाब दीजिएगा। किस्मत 3 क्या करा, प्राचीन बंदरगाह सोपार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। प्राचीन बंदरगाह सोपार निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में होगा कि केरल में होगा कि उड़ीसा में होगा कि तमिलनाडु में होगा, सभी लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बताइए, ठीक है। याद रखिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में बाबू, ठीक है। सोपार बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। महाराष्ट्र में स्थित है। और एग्जाम में पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन है, तो याद रखिए लोथल बाबू, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह किसे माना जाता है, तो याद रखिए लोथल को बाबू सिंधु घाटी का सबसे प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। कहाँ स्थित है, तो याद रखिए गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है, याद रखना गुजरात राज्य में स्थित है बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, सभी 4 नंबर का जवाब दीजिएगा। किस्मत 4 क्या करा, हड़प्पा की अधिकांश खालिस्तान मोहरे बसें बनी है। हड़प्पा की अधिकांश खालिस्तान बाबू मोहरे बनी है, किससे, ईंटों से, कि सिलखड़ी से, कि पीतल से, कि ग्रेनाइट से, सभी लोग बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 4 नंबर का जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखिए हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरे बाबू याद रखना सिलखड़ी की बनी हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, याद रखिएगा
दयाराम साहनी बाबू, ठीक है। दयाराम साहनी द्वारा बाबू हड़प्पा का खोज किया गया था, ठीक है। दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया था। कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1921 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो पूछे जाते किस नदी के किनारे लगाया गया? याद रखिए सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है बाबू, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे कौन है? याद रखिए मोहनजोदड़ो हो जाएगा, जो कि सिंधु नदी के किनारे, ये सब याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा? सब लोग 5 नंबर का जवाब दिया। प्रश्न 5 क्या करा? हस्तिनापुर कल्लव का जन्म स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? बताइएगा। हस्तिनापुर कल्लव का जन्म स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? तो 5 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सभी को जवाब देना, ठीक है। बिहार होगा कि मध्य प्रदेश होगा कि हरियाणा होगा कि उत्तर प्रदेश होगा, सभी को बताना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखना ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिए उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहा बाबू उनका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते। क्वेश्चन 6 क्या करा? सभी लोग 6 नंबर के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 6 क्या करा? वर्षिया की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? बताइएगा। वर्षिया की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? 1921 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1963 में, 1940 में? सभी लोग को जवाब देना। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, 30 सितंबर के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। ये सब प्रश्न को एकदम छोड़ना नहीं बाबू, ठीक है। ये सब प्रश्नों को एकदम नहीं छोड़ना, इग्नोर नहीं करना, क्लास को एकदम अंत तक देखना, ठीक है। और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए बाबू 1919 ईस्वी में, ठीक है। वर्षैया की संधि कब हुआ था? तो याद रखिए 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा है? सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय की लेखनों में से एक नहीं है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखनों में से एक नहीं है? तो सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सभी लोग बताइए, ठीक है। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, याद रखिए इंडिया विंस फ्रीडम हो जाएगा, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम है, जो कि लाला लाजपत राय जी के लेखकों में से एक नहीं है, ठीक वो, ठीक है बाबू। ये किसके लेखक है बताइएगा। इंडिया विंस फ्रीडम किसके लेखक इसके लेखक कौन है? याद रखिए बाबू अब्दुल कलाम आजाद है, ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद इनके लेखक है बाबू, ठीक है। अब्दुल कलाम आजाद हो जाएंगे इनके लेखक। बाकी सबका कौन है? याद रखिएगा। बाकी सबका कौन है? याद रखिए इस सबका है कौन? याद रखिएगा लाला लाजपत राय जी है, ठीक है, इनका लेखक। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा? सभी 8 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 8 क्या करा? निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी? बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी? सभी लोग बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। धर्मपाल को कि महिपाल को कि गोपाल को कि देवपाल को? सभी को जवाब देना इसका राइट आंसर क्या होगा। सेशन को थोड़ा लाइक कर दीजिए, बताइए और इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिए उत्तर धर्मपाल को बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 9 क्या करा? सभी लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 9 करा बाबू। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? स्वतंत्रता होगा कि न्याय होगा कि समानता होगा कि कुलीन तंत्र होगा? सभी को जवाब देना इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, सभी बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, देखिए कुलीन तंत्र हो जाएगा। कुलीन तंत्र है जो बाबू प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है बाबू, ठीक है। प्रस्तावना का हिस्सा कौन है? तो याद रखिए कुलीन तंत्र है नहीं है बाबू, ठीक है। बाकी सभी कौन प्रस्तावना का हिस्सा है? स्वतंत्रता भी है, न्याय भी है और समानता भी है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा? सभी अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। क्वेश्चन 10 क्या करा? सभी जवाब दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 10 करा बाबू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक खालिस्तान बाबू कौन सा है? अविभाजित वर्ग का शासन है कि गणतंत्र है कि राजतंत्र है कि कुलीन तंत्र है? सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा गणतंत्र है बाबू, ठीक है। गणतंत्र है। ऑप्शन और बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन और बी बता रहे बाबू उनका राइट आंसर है। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बाबू। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इस प्रश्न पर ध्यान देना, ठीक है। संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, ठीक है। प्रस्तावना को याद रखना है। संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करें? सभी 11 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 11 क्या करें? भारतीय संविधान ने खालिस्तान बाबू के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गिरी थी? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कि फ्रांस कि दक्षिण दक्षिण अफ्रीका कि यूनाइटेड किंगडम?
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से गृहीत की गई है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। ये सब को इग्नोर नहीं करना, ठीक है, एकदम क्लास को इग्नोर नहीं करना बाबू, ठीक है। जितना भी अभी पढ़ाएंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो कि एग्जाम में छपेगा, ठीक है। ये सब प्रश्न एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है। तो ये सब को इग्नोर नहीं करना क्लास को, ठीक है। और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सभी को बताना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा एग्जाम में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है? तो हमेशा रखिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग अगले प्रश्न के जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। बताइए सब लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सब लोग बताइए, ठीक है। याद रखिएगा संसदीय सरकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। और अब पूछा जाए ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या लिया गया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ब्रिटेन के संविधान से पहला तो संसदीय सरकार हो गया, और याद रखिएगा संसदात्मक शासन प्रणाली वो भी कैसे लिया गया, तो याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान से लिया है, इसी को कहा रहा है। और याद रखिएगा एकल नागरिकता एवं विधि का निर्माण प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया, तो हमेशा रखिए ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन 13 का आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के अकॉर्डिंग बाबू, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष होता है? भारत के राष्ट्रपति होगा, कि अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होगा, कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होगा, कि भारत के उपराष्ट्रपति होगा? तो सभी को जवाब देना इसका राइट आंसर क्या होगा। सब जवाब दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सब प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ये सब प्रश्न को एकदम नहीं इग्नोर करना है। हल्का प्रश्न लाता है आपको क्या, तो हल्का प्रश्न में ज्यादा देखते हैं आप लोग, ये नहीं करना होगा, ठीक है। हल्का प्रश्न नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है आप लोग को। तो बताइए 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिए भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 14 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 14 क्या करा, 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए बाबू क्लास टाइमिंग थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। क्लास थोड़ा टाइमिंग जान लीजिएगा, क्लास टाइमिंग थोड़ा जान लीजिए। याद रखिए बाबू एक तो सुबह अब अभी चल रहा है जो कि कितना बजे, 8 बजे रात को चल रहा है, ठीक है। और जान लीजिएगा सुबह 10 बजे चलेगा, ठीक है। सुबह 10 बजे क्लास चलेगा, यानी कि वो भी जीके जीएस का ही रहेगा। और याद रखिएगा और क्या बजे चलेगा, 2 बजे चलेगा बाबू, ठीक है। 2 बजे भी क्लास चलेगा, यानी जीके जीएस प्लस करेंट अफेयर्स रहेगा, ठीक है। 2 बजे पीएम यानी दोपहर को 2 बजे चलेगा, ठीक है। तो ये सब दोनों क्लास में जरूर जुड़िएगा, ठीक है। दोनों क्लास में जरूर जुड़ना है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? सभी लोग बताना, क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिएगा पहले, ठीक है। क्लास टाइमिंग को सभी लोग नोट कर लीजिएगा और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 14 नंबर का जवाब दीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर के जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहा है बाबू उनका राइट आंसर, ठीक है, मोरारजी देसाई हो जाएगा। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? याद रखिएगा मोरारजी देसाई हो जाएगा, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इनका जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा 29 फरवरी 1986 को आप, ठीक है। 29 फरवरी 1986 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये सब ध्यान देना है, 29 फरवरी 1986 को। और मृत्यु कब हुआ था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बाबू, 10 अप्रैल 1995 को, ठीक है। 10 अप्रैल 1995 को 1995 को क्या होता है, इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना था, यानी कि कब से कब तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे? तो याद रखिए बाबू 1977 से बाबू, ठीक है। याद रखना 1977 से 1979 तक रहे थे, ठीक है। 1979 तक ये अपना पद पर रहे थे, ठीक है। 1977 से 1979 तक ये अपना प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, ये याद रखना बाबू, ठीक है। याद रखिए इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि भारत रत्न भी मिला था, ठीक है। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है मोरारजी देसाई जी को, ठीक है। याद रखना है इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न को चलते। क्वेश्चन 5 क्या 15 क्या करा, सब लोग 15 नंबर का जवाब दीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी को बताना। इसका राइट आंसर क्या हो सही बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप याद रखें लोकसभा को उपाध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा को उपाध्यक्ष कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में
सदस्यों की संख्या कितना निश्चित की गई थी, तो याद रखिए 500 बाबू, ठीक है। 500 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। लेकिन लोकसभा में सदस्यों की, यानी कि वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना हो गया है, बताइएगा। लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना हो गया बाबू, याद रखिएगा 552 बाबू, ठीक है। 552 हो गया है सदस्यों की संख्या बाबू, ठीक है। जिसमें 530 सदस्य, अब याद रखिए 530 सदस्य जो कि क्या है, निर्वाचन क्षेत्रों से, और 20 सदस्य जो कि किससे, तो याद रखिए संघीय क्षेत्रों से, ठीक है। 20 सदस्य जो कि किससे है, तो याद रखिए संघीय क्षेत्रों से है, याद रखना बाबू, ठीक है। टोटल लेकिन लोकसभा में कितने निश्चित है सीटों की संख्या, तो याद रखिए सदस्यों की संख्या, तो याद रखिए 500 है। लेकिन वर्तमान में कितना हो गया, तो याद रखिए 500 कितना हो गया, 52 बाबू, ठीक है। लेकिन उसमें से क्या 530 क्या है, याद रखिए निश्चित संख्या, यानी कि क्या निर्वाचन क्षेत्रों से, तथा 20 कितना है, तो याद 20 सदस्य कितना है, तो याद रखिए संघीय क्षेत्रों से, ठीक है। याद रखना बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, सभी 16 नंबर को जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 16 क्या करा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है, तो 16 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, सब लोग जवाब दीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 16 नंबर का जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, देखिए अनुच्छेद 19 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर, लेकिन ये हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, सब लोग अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 17 क्या करा, क्वेश्चन 17 करा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार खालिस्तान बाबू अंतर्निहित है, किसमें अंतर्निहित है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार खालिस्तान बाबू में अंतर्निहित है, बताइए किसमें अंतर्निहित है। सभी को जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। 17 का जवाब दीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, ठीक है। अनुच्छेद 1922, अनुच्छेद 19 से 22 तक बाबू, ठीक है। अनुच्छेद 19 से 22 तक में निहित है बाबू, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें निहित है, तो हमेशा याद रखिए 19 से 22 तक में निहित है बाबू, ठीक है। 14 से 18 तक में जान लीजिएगा, 14 से 18 तक में क्षमता का अधिकार हो, ठीक है। 14 से 18 तक में क्षमता का अधिकार हो जाएगा, और 19 से 22 सालों में कौन सा होगा, स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। और यार 23 से 24 में तक क्या होगा, शोषण विरुद्ध का अधिकार हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध का अधिकार हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। और पूछा जाए एग्जाम में कि धर्म, यानी कि 25 से 28 में कब 25 अनुच्छेद 25 से 28 तक के कौन किसमें होगा, तो याद रखिए बाबू कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में हो जाएगा, ठीक है। और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का अनुच्छेद 29 से 30 में हो जाएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 29 से 30 में हो जाएगा, याद रखना है। और याद रखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है, तो याद रखें अनुच्छेद 32 में हो, ठीक है। अनुच्छेद 32 में आपको याद रखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, सभी लोग 18 नंबर के जवाब दिया। क्वेश्चन 18 क्या करा, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिनमें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर सकता है, तो बताइएगा 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जो सभी को जवाब देना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, देखिए अनुच्छेद 23 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 19 का जवाब देना है आप लोग को। क्वेश्चन 19 क्या करा कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग वन निम्न को शामिल करता है, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग किसको शामिल करता है, तो 19 नंबर का जवाब देना। इसका राइट आंसर क्या होगा जवाब, ठीक है। सभी को जवाब देना, ठीक है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा बाबू, याद रखना। गंगा भगीरथी हुगली का हल्दिया इलाहाबाद खंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सब लोग अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या करा, अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है, प्रादीप होगा कि कांडला होगा कि मुंगाव होगा कि पेनम्बोर होगा, तो सभी लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, सब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बाबू बी हो जाएगा, ठीक है। कांडला हो जाएगा, कांडला बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया बाबू, ठीक है। कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, कब किया गया था, याद रखिएगा 2017 में बाबू, ठीक है। इसको 2017 में बाबू कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया था, किसके द्वारा किया गया था, बताइएगा किसके द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, चलो 21 नंबर जवाब दिया। क्वेश्चन 21 क्या करा, काकीनाडा जो भारत के गैस पाइपलाइन नेटवर्क में एक विशेष स्थान रखता है, किस स्थान पर स्थित है, सभी लोग 21 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा,
सभी बताना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबू, याद रखिए आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या करा, सभी लोग 22 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 22 क्या करा, कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, कौन सी हिमालय है हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, बताइएगा। ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा कि काली हो जाएगा कि दिहांग हो जाएगा कि तीस्ता होगा, सभी जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी बाबू, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगाने बाबू उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी का बाबू कहाँ से निकलती है बताइएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है बाबू, याद रखना तिब्बत के पठार में स्थित जो मानसरोवर झील है उससे निकलती है, ठीक है। तिब्बत के पठार में जो मानसरोवर झील है बाबू उससे निकलती है कौन, ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है बाबू, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है, याद रखिए तिब्बत के पठार, तिब्बत का पठार है जहां स्थित मानसरोवर जो झील है वहीं से निकलती है, ठीक है। याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, सभी लोग 23 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 23 क्या करा, भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है, बताइएगा। भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में कि चंबात में कि देहरादून में कि प्रयागराज में, सभी लोग जवाब दीजिएगा। 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिए देवप्रयाग में, ठीक है। याद रखिएगा भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है, तो याद रखिएगा देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। देवप्रयाग कहाँ स्थित है, तो याद रखिए उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न क्या करा, सब लोग 24 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 24 क्या करा, क्वेश्चन 24 करा, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है, बताइएगा। 24 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है, तो बताइएगा वाराणसी में कि प्रयाग में कि सीतापुर में कि लखनऊ में, सभी जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सब जवाब दीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, देखिए प्रयागराज में, प्रयागराज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी बी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है। प्रयागराज कहाँ स्थित है, याद रखना उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यूपी में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, सभी लोग 25 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 25 क्या करा, देव प्रयाग में इनमें से किस नदियों का संगम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इस सब प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना। 50 एकदम चुनिंदा प्रश्न लाए, ठीक है, 50 चुनिंदा प्रश्न लाए हैं जो कि एग्जाम में फंसने वाला, ठीक है। एग्जाम में एकदम मतलब कि 90% आशा है कि फंसेगा, ठीक है। इससे एक या दो सवाल इससे 90% ही कि फंसेगा बाबू, ठीक है, एग्जाम में, तो एकदम देखना एकदम बढ़िया से, ठीक है। देव प्रयाग में इनमें से किन नदियों का संगम होता है, तो 25 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सभी जवाब दीजिए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिए भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा है जो कि कहाँ इसका संगम होता है, तो याद रखिए बाबू देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग कहाँ स्थित है, तो याद रखिए उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। सभी लोग क्वेश्चन 26 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 26 क्या करें, निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है, यानी कि अफवाह बेसिन, सभी जवाब दीजिएगा। नर्मदा में होगा कि गोदावरी में होगा कि कृष्णा में होगा कि महानदी में होगा, सभी जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए सभी लोग, ठीक है, सब जवाब देना, ठीक है। नदी से बहुत प्रश्न आता होगा, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इसमें से 90% है कि जो 50 प्रश्न करा रहे हैं इसमें 90% है कि एक आध दो प्रश्न एकदम फंसेगा एग्जाम में, एक दो प्रश्न इससे एकदम ही फंसना है एग्जाम में, तो ध्यान से देखना है सभी लोग, ठीक है। और बताइए 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जो बताइए सभी लोग, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, 27 नंबर का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 27 क्या करा, इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी तंत्र निर्मित करती है, बताइएगा। नर्मदा होगा कि लूनी होगा कि तापी होगा कि कृष्णा होगा, सब लोग 27 नंबर का जवाब दीजिएगा, ठीक है। सब लोग जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या होगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू लूनी नदी, ठीक है, याद रखिएगा लूनी नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर, ठीक है। सबसे ज्यादा बहाव किस नदी का होता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा बहाव किस नदी का होता है, तो याद रखना बाबू सबसे ज्यादा बहाव पूछा जाए तो याद रखिए बनसा नदी का बाबू, ठीक है, बनास नदी का बाबू, ठीक है, बनास नदी सबसे ज्यादा बहाव होता है। और यह एग्जाम में पूछा जाए चंबल नदी की कुल लंबाई कितना है, बताइएगा।
चंबल नदी की कुल लंबाई कितना है तो याद रखिए 1051 बाबू, ठीक है। चंबल नदी भी राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चंबल नदी बाबू राजस्थान में ही स्थित है, ठीक है। इसका बहाव भी राजस्थान से ही होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते, क्वेश्चन 28 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 28 क्या करा, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है जो किस राज्य में प्रवेश करती है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब देना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, क्या अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 29 का जवाब दिलेगा बाबू, याद रखना है। जनगणना 2011 के जनगणना से बाबू गारंटी है, हम 90% हम करते हैं, 90% लिख लो कहीं पर, 90% है कि एक प्रश्न आएगा, ठीक है। 2011 के जनगणना से है कि एक प्रश्न गारंटी है कि आएगा, ठीक है। ये देख लेना, ठीक है। एग्जाम होगा 30 सितंबर को, तो देख लेना है, ठीक है। एक प्रश्न गारंटी है कि 2011 की जनगणना से ही आएगा, ठीक है। एकदम लिख लेना इसको, इस टॉपिक को जरूर देखना है, इस टॉपिक पर वीडियो भी बना देंगे एक तो, जरूर देखना है सब लोग, ठीक है। चलिए बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, बताइएगा। आंध्र प्रदेश होगा कि बिहार होगा कि तमिलनाडु होगा कि केरल होगा, सभी को जवाब देना। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सब जवाब दीजिए, ठीक है। याद रखिएगा बिहार हो जाएगा, ठीक है। बिहार का साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। याद रखिएगा बिहार का साक्षरता दर कम सबसे कम है, कितना प्रतिशत है तो याद रखिए बाबू 61.1%, ठीक है। 61.1% है। और सबसे अधिक साक्षरता दर पूछा जाए तो किसका होगा, बताइएगा। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है तो याद रखिएगा बाबू केरल हो जाएगा, ठीक है। साक्षरता दर वाला राज्य कौन होगा तो केरल हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करें, सब लोग 30 नंबर जवाब दें। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना खालिस्तान में आयोजित की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी तो बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, सर बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबू, याद रखिए 1991 में, ठीक है। 1951 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले एग्जाम में पूछा जाए भारत में जनगणना की शुरुआत किसके काल में हुआ था। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके काल में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है। इस प्रश्नों पर ध्यान देना। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके काल में हुआ था तो याद रखिए लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था बाबू, ठीक है। शुरुआत, ठीक है, कब हुआ तो याद रखिए 1872 में, ठीक है। 1872 में हुआ था, ठीक है। 1872 में हुआ था। और पूछा जाए नियमित जनगणना किसके काल में हुआ था, नियमित जनगणना की शुरुआत किसके काल में हुआ था तो याद रखिए लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है। लॉर्ड रिपन के काल में बाबू याद रखिए नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था, ठीक है। कब हुआ था तो याद रखिए 1881 ईस्वी में, ठीक है। 1881 ईस्वी में हुआ था। ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 31 का जवाब देना आप लोग को। क्वेश्चन 31 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप खालिस्तान देती है। जनसंख्या वृद्धि दर, कि जनसंख्या लिंगानुपात, कि जनसंख्या घनत्व, की जनसंख्या आवागमन, सभी बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, सर बताइए बाबू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू, देखिए जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या घनत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पूछा जाए भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है, बताइएगा। भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है तो याद रखिएगा 382 है, ठीक है। 382 है। इसमें सबसे अधिक जनघनत्व वाला सर्वाधिक राज्य कौन है तो याद रखिएगा। सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है तो याद रखिए बिहार बाबू, ठीक है। याद रखिएगा बिहार हो जाएगा, ठीक है। बिहार हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। लेकिन सबसे कम पूछा जाए, सबसे कम पूछा जाता है बाबू, कम में पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कम में पूछा जाए तो कौन हो जाएगा, याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो कौन होगा, याद रखिएगा राजस्थान हो जाएगा, याद रखना राजस्थान हो जाएगा। और छोटा पूछा जाए तो कौन होगा, याद रखिएगा गोवा हो जाएगा। छोटा पूछा जाए तो गोवा हो जाएगा। साक्षरता में पूछा जाए तो केरल हो जाएगा सबसे अधिक बाबू, और बिहार हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। बिहार हो जाएगा कम हो जाएगा। साक्षरता में पूछा जाए तो केरल हो जाएगा, और अति में पूछा जाए तो क्या होगा, बिहार हो जाएगा। कम में पूछा जाए तो बिहार हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, और छोटा राज्य गोवा गोवा हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। गोवा में मात्र कितना जिला है, याद रखिए 2 की 3 जिला ऐसी है, ठीक है। 2-3 जिला है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, चलो 32 नंबर का जवाब दिए। क्वेश्चन 32 क्या करा, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाली जीवित शिशुओं की संख्या खालिस्तान कहलाती है। सभी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जो
याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म दर बाबू, ठीक है, जन्म दर कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा सभी बताइएगा। ये देखिए, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आप लोग को लग रहा होगा कि सर हल्का पढ़ा रहे हैं। जी हल्का नहीं है बाबू, बहुत ही भारी है, ठीक है। एग्जाम 2022 में आया है SSCMTS में, ठीक है। SSCMTS 2022 में आया है बाबू। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें भी गलत करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन बी उधर, याद रखना 16 हो जाएगा। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। सल्फर को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए गंधक भी कहा जाता है, ठीक है। गंधक भी कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे सल्फर को गंधक भी कहा जाता है, ठीक है। इसका संकेत क्या होता है? एस होता है, ठीक है। इसका संकेत क्या होता है? एस होता है बाबू। असल गंधक की क्या है? अधातु है, ठीक है। गंधक ये क्या है? अधातु तत्व माना जाता है गंधक बाबू, ठीक है। गंधक की क्या है? अधातु बाबू। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो याद रखिए 16 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। इस सब प्रश्नों पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करें? चलो 34 नंबर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 34 क्या करें? अचार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सिरका में बी निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है? बताइएगा। अचार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरका में कौन सा यौगिक होता है? तो बताइए एसिटिक अम्ल होता है कि मेथनॉल होता है कि अमोनियम होता है कि सोडियम होता है? तो सब लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सब बताइए वो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिए एसिटिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? याद रखिए CH3 हो जाएगा COOH होता है इसका सूत्र बाबू, ठीक है। CH3COOH होता है, ठीक है। मेथनॉल का सूत्र क्या होता है बताइएगा आप लोग कमेंट में, ठीक है। मेथनॉल का होता है बाबू, देख लीजिएगा, आप लोग बता ही देते हैं। CH3OH होता है, ठीक है। CH3OH होता है। और अमोनिया का पूछा जाता है NH3 हो जाएगा, ठीक है। NH3 हो जाएगा जो कि अमोनिया का हो जाएगा। और सोडियम सल्फेट का पूछा जाए तो क्या बताइएगा? Na2 हो जाएगा SO4 हो जाएगा बाबू, ठीक है। ये सब याद रखना है, ठीक है, क्योंकि सूत्र भी पूछा जाता है, फॉर्मूला भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए 35 नंबर का जवाब दीजिए। क्वेश्चन 35 क्या करें? व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं? बताइएगा। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो सभी लोग को जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा सार्वजनिक परिवहन बाबू, ठीक है। सार्वजनिक परिवहन महत्वपूर्ण नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन 36 क्या करा? सब लोग 36 नंबर को जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है? तो 36 नंबर का जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसका राइट आंसर क्या होगा सभी बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है। सेलुलोज हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइएगा। सेल्यूलोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H10 और याद रखना O5 होल N हो जाएगा, ठीक है। होल N हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होता है? सेल्यूलोज का रासायनिक सूत्र याद रखना है बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। सब लोग 37 नंबर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 37 क्या करें? मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? सब लोग 37 नंबर का जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग, सब जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखिए गोल्जी काय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। गोल्जी काय का खोज किसने किया था बताइएगा। गोल्जी काय का खोज किसने किया था? याद रखना होगा कैमिलो गोल्जी ने बाबू, ठीक है। कैमिलो गोल्जी हो जाएगा, जो कि कहाँ के वैज्ञानिक थे? याद रखिए इटली के बाबू, ठीक है। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? याद रखना है बाबू, ये इटली के एक वैज्ञानिक थे। इटली के क्या थे बाबू? वैज्ञानिक थे, याद रखना बाबू, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न क्या करा? सभी 38 नंबर को जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 38 क्या करा? ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो, ठीक है। एग्जाम में ये सब प्रश्न आने वाले, ठीक है। ये सब प्रश्न छपने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये सबको इग्नोर नहीं करना है, क्लास को एकदम नहीं, ठीक है। तो 38 नंबर जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? पादपों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण है और वाष्पोत्सर्जन के तर्सजन के कारण होने वाला जल हानि को सीमित करता है? बताइएगा। पादपों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण है और वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाली जल हानि को सीमित करता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो
सभी को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा जवाब, ठीक है। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, याद रखिए रन हो जाएगा, ठीक है। अस्टोमाटा हो जाएगा, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अस्टोमाटा कहा जाता है बाबू, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 139 का जवाब दीजिएगा, 139 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। तो 39 नंबर का जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिए काला आजार होगा, ठीक है। काला आजार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते बाबू, 140 क्या करा, सब लोग 40 नंबर का जवाब दीजिएगा, 140 क्या करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक उत्तक का काम करता है। सब लोग 40 नंबर का जवाब दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। सर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिए उपकाला उत्तक पाओ, ठीक है। उपकाला उत्तक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जंतु उत्तक कितने प्रकार का होता है, जंतुओं में उत्तक कितने प्रकार का होता है, याद रखना वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है आप लोग को पहले बता देती हूँ। पहला तो हो गया, याद रखिए उपकाला उत्तक, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, संयोजी उत्तक हो जाएगा, तंत्रिका उत्तक हो जाएगा बाबू, याद रखिए पेशी उत्तक हो जाएगा। ये चारों है जो कि जंतुओं के शरीर में पाने वाला उत्तक है बाबू, ठीक है। जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, तो याद रखिए 4 प्रकार के पाए जाते हैं, याद रखना पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक हो जाएगा, ठीक है। 4 प्रकार के नाम लिखा हुआ है, देख लेना, ठीक है सब लोग। चलिए 141 का आप लोग जवाब दीजिएगा, 141 क्या करें, सब लोग जवाब दीजिए, 141 क्या करें, 141 सभी लोग को जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में मनाया जाता है, बूंदी उत्सव, गुड़ी पड़वा, कि माथो नारायण, की बोनालू। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा जो, सर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी उत्सव, अब ठीक है, बूंदी उत्सव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी उत्सव उत्सव कहाँ माना जाता है, तो याद रखिएगा राजस्थान में मनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे बूंदी उत्सव कहाँ माना जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, याद रखिए बाबू कार्तिक मास में हो, ठीक है। कार्तिक मास में माना जाता है, ठीक है। कार्तिक मास यानी कि महीना में माना जाता है, मास मतलब अलग नहीं समझना। और राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है, तो याद रखिए बूंदी जिले में, ठीक है। बूंदी जिले में माना जाता है, बूंदी जिले के नाम से ही इस उत्सव का नाम रख दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, अगले प्रश्न क्या करा सब लोग, अगले प्रश्न को जवाब दीजिएगा सब लोग। 142 का आप लोग जवाब देना है, 142 क्या करा, 142 करा, सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, बताइएगा। सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में माना जाता है, तो 42 नंबर का जवाब देना, इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा सिक्किम राज्य में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं बाबू, अगला प्रश्न क्या करा है सब लोग, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। चपचार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में माना जाता है, चपचार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में माना जाता है, सब लोग जवाब दीजिएगा। मिजोरम होगा, कि गोवा होगा, कि झारखंड होगा, कि केरल होगा, तो सब लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिए बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, ठीक है, मिजोरम में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 144 का आप लोग जवाब देना है सब लोग, 144 क्या करा दूँ, निम्नलिखित में से कौन सा बराक ओबामा की आत्मकथा, सब लोग जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा जो, सब लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा सब लोग बताइए, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबू, याद रखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बाबू उनका राइट आंसर। ड्रीम्स फॉर माय फादर ए स्टोरी ऑफ फ्रेश ऑफ इन रिहेंटेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। बराक ओबामा कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो याद रखिए अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे बाबू, ठीक है। बराक ओबामा कहाँ के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे बाबू, ठीक है। याद रखना ये याद रखना बाबू, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिए बाबू बराक ओबामा का जन्म हुआ था 4 अगस्त 1961 को बाबू, ठीक है। 4 अगस्त 1961 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, जन्म हुआ था इनका 4 अगस्त 1961 को जन्म हुआ था बाबू। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। बराक ओबामा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था, बराक ओबामा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था, तो याद रखिए 2009 में बाबू, ठीक है। 2009 में बराक ओबामा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, ये याद रखना। चलिए अगले प्रश्न को चलते, क्वेश्चन 45 क्या करा है सब लोग 45 नंबर का जवाब दीजिए। टोटल रिकॉल माई वाली टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, ठीक है।
ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाई, ठीक है। अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर ए लगाने बाबू उनका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, क्वेश्चन 46 का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास E.M. फॉस्टर द्वारा लिखा गया है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास है जो E.M. फॉस्टर द्वारा लिखा गया, तो 46 नंबर को जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सब बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए ए पैसेज टू इंडिया, ठीक है। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया, E.M. फॉस्टर द्वारा लिखा गया। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर। डॉन की जो किकजोट द्वारा कौन सी उपन्यास लिखा गया था, तो बताइएगा। डॉन किकजोट द्वारा कौन सी की उपन्यास लिखा गया था, कमेंट में आप लोग को बताना, ठीक है। ये सब कमेंट में आप लोग को बताना होगा, ठीक है। याद रखिएगा इसके द्वारा लिखा गया कौन सी है, तो याद रखना मिगुएल डे सर्वेंट्स होगा। मिगुएल डे सर्वेंट्स हो जाएगा। और विल्बर्ट द्वारा कौन सी लिखा गया था, तो याद रखिए टोनी मॉरिसन हो जाएगा, टोनी मॉरिसन हो जाएगा, ठीक है। याद रखना। चलिए क्वेश्चन 47 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 47 क्या करा, सेम पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। सेम पुस्तक के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बाबू रखना सलमान रुश्दी हो जाएगा। सलमान रुश्दी है जो कि सेम पुस्तक के लेखक हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 48 के जवाब दीजिए। क्वेश्चन 48 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा लुइस कैरोल की पुस्तक है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लुइस कैरोल का पुस्तक है, सब लोग को जवाब देना। इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इटली एडवेंचर इन वंडरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये डी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते बाबू। अगला प्रश्न क्या करा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी की, भोगवा नदी की, चिनाब नदी, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। रावी किस नदी के किनारे स्थित है, याद रखिए हड़प्पा नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे कौन सी स्थित है, याद रखिए हड़प्पा भाव, ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, याद रखिएगा R.D. बनर्जी ने, ठीक है। R.D. बनर्जी जी ने क्या था, मोहनजोदड़ो का क्या था, खोज किया था, नहीं कि उत्खनन किया था। और किससे कब किया था, याद रखिए 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, सॉरी 1922 ईस्वी में किए थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा मृतकों का टीला होता है, ठीक है। मृतकों का क्या होता है बाबू, याद रखना है टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ, ठीक है। हड़प्पा का खोज कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा बाबू दयाराम साहनी द्वारा किया गया था, ठीक है। दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा रावी नदी के किनारे स्थित है। ये सब प्रश्न पर ध्यान देना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के चलते। अगला प्रश्न क्या करा है, क्वेश्चन 50 का आप जवाब देना, ठीक है। भारत का संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था, भारत का जो संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था वो कब हुआ था, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाऊ, याद रखिए 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। फुल डेट जान लीजिएगा 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 1946 को क्या हुआ था, प्रथम बैठक हुआ था भारत का संविधान सभा का। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसमें इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आप लोग जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष माना गया था, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष माना गया, ठीक है। याद रखना। और एग्जाम में पूछा जाए भारत का संविधान सभा अंगीकृत कब किया गया था, याद रखिए बाबू 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाए भारत के संविधान को लागू कब किया गया था, तो याद रखिए बाबू 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को क्या गया था, भारत का संविधान लागू किया गया था। और एग्जाम में पूछा जाए कि भारत संविधान का पिता किसे माना जाता है और प्रारूप समिति किसे माना जाता है बाबू, याद रखिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या भारत का संविधान सभा का जनक माना जाता है, ठीक है। और प्रारूप सदस्य भी इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। प्रारूप सदस्य भी इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। और एग्जाम में पूछा जाए भारत का संविधान लिख यानी कि बनने में कितना समय लगा था, तो याद रखिए 2 वर्ष 11 माह और कितना दिन का समय लगा था, 18 दिन का समय लगा था। ये सब प्रश्नों को ध्यान देना, ठीक है। जितना भी प्रश्न बताए हैं इस सब प्रश्नों को ध्यान देना, ठीक है। चलिए क्लास एंड हो गया बाबू। आप लोग बताइएगा 50 में से कितना सही किए, कितना प्रश्न सही किए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बाबू, ठीक है। 50 में से कितना प्रश्न सही किए,
फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सुबह 10 बजे, ठीक है। सुबह 10 बजे के क्लास में मिलेगा जरूर, ठीक है। सुबह 10 बजे की क्लास में सभी लोग जरूर मिलिएगा, ठीक है। जितना SSC-MTS देखिएगा, SSC-MTS के एग्जाम में कितना बचा है, 3 दिन बचा हुआ, ठीक है। SSC-MTS के एग्जाम में कितना दिन बचा हुआ, 3 दिन बचा हुआ। इसमें 3 दिन में बाबू जितना प्रैक्टिस से लगाइएगा उतना सही रहेगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा बाबू उतना ही सही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए तीनों टाइम, ठीक है। डेट टाइम याद रखिएगा 10 बजे, 10 बजे सुबह, ठीक है। और याद रखिएगा 2 बजे शाम दोपहर को, ठीक है। 2 बजे दोपहर को और एक 8 बजे चलता है रात को, ठीक है। 3 टाइम हम लगवाते हैं सेट, ठीक है। 3 टाइम लगवाते हैं सेट। एग्जाम नजदीक आएगा, यानी एग्जाम जहना रहेगा उस दिन 2 3 4 और क्लास कराएंगे, ठीक है। 8 PM होगा, ठीक है। 3 क्लास होता है, ठीक है। तो ध्यान से ये सब करना, ठीक है। चलिए सुबह 10 बजे मिलते हैं, तब तक लिए ओके बाय और गुड नाइट बाबू, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।